हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो अपना मैट्रिक्स था उसका अपन ने रैंक देखा था। अपन ने मेथड ऑफ फाइंडिंग द रैंक्स देखे थे। एंड फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, पहला मेथड अपना था रो एक्लियन फॉर्म में चेंज करने के बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखना था अपन को। एंड सेकंड मेथड था अपना जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपना हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा जब नॉन ज़ीरो होगा, या फिर सब मैट्रिक्स का जो नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट होगा वो अपना रैंक होगा। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था ये भी बताया था मैंने आपको कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है अपनी, उसमें जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में, वो उसकी रैंक होती है। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब अपन रैंक निकालेंगे ए ट्रांसपोज का तो वो रैंक ऑफ ए के इक्वल ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है अपनी, रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। ओके, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रैंक ऑफ ए बी जो होगी रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ बी में जिसकी मिनिमम होगी उसके इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ये कोई अपना मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये अपना 2x3 का मैट्रिक्स है। ये तो मैंने आपको कल बताया था कि जो इनमें से मिनिमम होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी, ये तो आपको पता है। ओके, तो आप देखिए ये अपना मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। ओके, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि बी मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन कोई। मान लीजिए अपन ने बी मैट्रिक्स लिया कोई जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ये जो अपना मैट्रिक्स है ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब ए बी मैट्रिक्स जो मिलेगा वो मैंने आपको बताया था, ए बी मैट्रिक्स पहले जब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ऑर्डर भी अपन इससे निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, तो जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज लिख देंगे 2 इंटू जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे 3। तो ये अपना जो मैट्रिक्स आएगा ए बी उसका ऑर्डर होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स अपनी ए है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें से जो मिनिमम होगा उससे कम या उतनी आएगी रैंक। तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती रैंक इसकी। ऐसे ही बी के केस में तो रैंक ऑफ 3 इसका तो 3 से ज़्यादा 3 ही होगी या 3 से कम होगी, 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोनों ही ये तो है ही अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती और इसकी 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो मैंने आपको क्या बताया ये प्रॉपर्टी में कि जो दोनों की जो रैंक है अलग अलग, उसमें से जो कम रैंक होगी जिसकी उससे भी कम या उसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पर देखिए कम क्या है दोनों में से, 2 और 3 में से 2 कम है, तो इसकी रैंक ए बी की 2 या 2 से कम आएगी। ओके,
तो ये आपको मैंने बताया, लेकिन ये समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा बता रहा हूँ। जैसे ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई अपने ए बी का ऑर्डर यहाँ पर जैसे निकाल लिया, तो सीधा से अपन को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन सीधा देखेंगे क्या कि ए बी का अपना जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 3। और ये अपन को पता ही है कि जो मिनिमम होता है दोनों में से उससे ज़्यादा रैंक नहीं हो सकती। तो अपन इसको डायरेक्ट देखकर बता देंगे कि इसमें जो रैंक है ए बी की वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 या 2 से कम ही होगी। तो देखिए वही चीज़ यहाँ से, दोनों में से छोटा 2 था, तो 2 अपना जो है उससे कम होगा रैंक। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट देखकर ये बता देंगे। तो आपको इसका दोनों का मैंने रीज़न बता दिया कि ये ऐसा क्यों है। ओके, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली रैंक उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करके कि ऑर्डर क्या आएगा, और उसमें से भी ये छोटा वाला 2 है तो 2 से कम होगी ही नहीं, 2 से ज़्यादा होगी नहीं, सॉरी, रैंक 2 या 2 से कम ही होगी। ओके, तो आपको ये रैंक की ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। जब ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे अपन, तो उसका जो रैंक निकालेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज का, वो आएगा अपना जो मैट्रिक्स ए है उसके रैंक ए के इक्वल ही आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब कोई दो मैट्रिक्स है, अपन उनको ऐड करें ए प्लस बी और फिर रैंक निकालें ए प्लस बी का, तो अपना जो ए प्लस बी का रैंक होगा वो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी दोनों का रैंक का जब अलग अलग निकाल के एडिशन करेंगे तो उससे छोटा या उसके बराबर होगा। मीन्स रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ओके, इसी तरह से रैंक ऑफ ए माइनस बी जब अपन निकालेंगे तो रैंक ऑफ ए माइनस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। ओके, ये अपना हो गया प्रॉपर्टी एक और रैंक का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब अपना कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का और उसका रैंक जो है लेस देन इक्वल टू n होगा, ये तो अपन को पता है ना। अगर कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक या तो n होगा, अगर नॉन ज़ीरो हो गया n का ही डिटर्मिनेंट है n ऑर्डर का, अगर ज़ीरो हो गया तो n से कम पे जाएंगे अपन, है ना। तो n होगा या n से कम होगा। पर ये देखिए कंडीशन कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैंने आपको बताया अभी, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो हुआ तो उसका रैंक n हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा और तो उसका रैंक जो होगा वो n से कम होगा। ओके, समझ गए, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन देखते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, ये है अपना कि अपन ने कोई इक्वेशन है अपनी n वेरिएबल्स में, अपनी इक्वेशन है x1 x2 डैश डैश xn, ये अपने कोई n वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये इक्वेशंस हैं अपनी, अपन ने लिखी हुई है a11 x1 a12 x2 प्लस डैश डैश a1n xn इक्वल्स टू b1। ऐसे ही अपनी कोई सेकंड इक्वेशन है a21 x1 a22 x2 a2n xn इक्वल्स टू b2। ऐसे ही अपनी मीन्स m इक्वेशंस हैं अपने पास और n वेरिएबल्स में है ये इक्वेशंस। ओके, तो जो अपन ऊपर जिस सेट ऑफ इक्वेशंस जो अपना है इनको बोलते हैं अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनको अपन ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, वो कैसे लिखेंगे देखिए बताता हूँ। तो जो कोफिशेंट्स थे वेरिएबल्स के, जैसे कि अपने कोफिशेंट a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn, ये अपने जो कोफिशेंट्स थे और ये कोफिशेंट्स, ये तो अपना कांस्टेंट कोफिशेंट्स हैं, लेकिन ये अपने वेरिएबल के कोफिशेंट्स हैं। ओके, तो अपन जो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स में अपन लिखेंगे जो अपने वेरिएबल्स के कोफिशेंट थे a11 a12 a1n a22, ये सेकंड फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशेंट्स हो गए, ये सेकंड इक्वेशन के कोफिशेंट्स, और ये m लास्ट जो m नंबर का इक्वेशन था उसके कोफिशेंट्स हो गए।
ओके, तो अपना m इक्वेशंस है, मीन्स अपनी m रोज हो जाएंगी और n वेरिएबल्स है, मीन्स n कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये m क्रॉस n का अपना मैट्रिक्स बन जाएगा। ये a मैट्रिक्स होगा। a मैट्रिक्स कौन से नंबर से फॉर्म होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स जो होंगे उनसे फॉर्म करेंगे अपन एक फर्स्ट मैट्रिक्स A। ओके, अब x जो है, x क्या है? जो x मैट्रिक्स है अपना, ये मैट्रिक्स है नंबर ऑफ अननोन्स, मीन्स जो नंबर हैं अननोन्स के जितने नंबर, मतलब n अननोन्स हैं अपने, x1 x2 डैश डैश मतलब xn तक n अननोन्स हैं अपने। तो अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें n अननोन्स लिखेंगे अपने x1 x2 ये अपना n तक। तो ये अपना मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? n क्रॉस 1 का। ओके, ये n अपने वेरिएबल्स हैं इसमें। अब अपन आते हैं बी मैट्रिक्स पर। तो जो अपना मैट्रिक्स बी होगा वो भी अपना एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। वो कितना है, कितना आएंगे बी, क्योंकि 1 2 1 2 3 डैश डैश मतलब m इक्वेशंस होंगी, तो अपने कॉन्स्टेंट्स जो होंगे क्योंकि m इक्वेशंस के इक्वल में m इक्वेशंस हैं अपनी, तो सबके इक्वल में एक कांस्टेंट है, तो अपने m कॉन्स्टेंट्स होंगे ये जो होंगे। ओके, तो अपनी जो b इक्वेशन बनेगी, इस b मैट्रिक्स बनेगी सॉरी, वो होगी b1 b2 डैश डैश ये bm तक। तो ये भी अपनी एक कॉलम मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो जो अपनी x मैट्रिक्स है इसको अपन बोलते हैं अननोन मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें अपने वेरिएबल्स हैं जो कि अपन को अननोन है, मतलब अपन को पता नहीं है। ओके, तो इसको x को बोलते हैं अपन अननोन मैट्रिक्स, और जो b अपनी है इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, अब जैसे अपना इक्वेशन है ax इक्वल्स टू बी। ओके, अब ये ax इक्वल्स टू बी कैसे लिखा अपन ने, इनको कैसे लिखा वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये होमोजीनियस इक्वेशंस कब होंगी और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कब होंगी। ओके, तो जब ax इक्वल्स टू बी में जो अपना कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जब वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, मीन्स ये सारे एलिमेंट्स अपने ज़ीरो हो जाएंगे जब, तो अपना ये ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो अपना ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। और जब b इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी वो अपनी हो जाएंगी होमोजीनियस इक्वेशंस। और b ज़ीरो हो रहा है, b मैट्रिक्स ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो b1 b2 bm ये सारे अपने हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, मीन्स जो वेरिएबल्स और इनका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये अपनी कहलाती हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। और जब इफ़ b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स, मीन्स ये जो अपना b1 b2 ये सेम रहेंगे, ये ज़ीरो नहीं होंगे, ये नॉन ज़ीरो ही रहेंगे, तब अपन इन इक्वेशंस को बोलेंगे, जो इक्वेशंस अपन को मिलेंगे उनको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अपन कैसे पहचानेंगे कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, कौन सी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, एंड इसको फॉर्म कैसे करते हैं, इनकी जो मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं एंड कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, आगे कैसे प्रोसीड करना है। ओके, होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल पर विज़िट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना